नमस्कार बच्चों, हम लोग फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं आप लोग, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था स्रोत, जिसमें हम साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ चुके हैं, पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ चुके हैं। पुरातात्विक स्रोत के ही पोर्शन को हम कुछ आगे बढ़ाते हुए उसी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मैंने जैसे पिछली बार आपको बताया था कि पुरातात्विक स्रोत को हम अलग अलग उसमें विभाजन कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके के पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जैसे इमारतें हैं, स्मारक हैं, चैत्य हैं, विहार हैं, स्तूप हैं, ये सारे। और सबसे महत्वपूर्ण है सिक्के। इमारतें कुछ एग्जाम्पल मैं जैसे आपको दे देती हूँ, जैसे हमारा ताजमहल, वो भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्रोत है। ताजमहल को देख के आप बता सकते हैं किस राजा ने बनवाया, किसके लिए बनवाया, कब बनवाया, किस तरह से उसका निर्माण हुआ, कौन कौन सी सामग्री उसमें लगी। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे इतिहास, प्राचीन मुगल काल का जो इतिहास है वो बताती है। ऐसे ही जब हम स्मारक और स्तूप और इनकी बात करते हैं तो आपको ध्यान है अशोक ने करीब 84,000 स्तूप बनवाए थे। तो ये जो स्तूप हैं वो बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। तो इससे हमारे को न सिर्फ बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है बल्कि अशोक की जानकारी भी मिलती है। इसके अलावा अशोक के द्वारा बहुत सारे स्तंभ लेख लिखवाए थे। तो वो जो स्तंभ है वो अपने आप में उसकी जो कलाकृति है उससे हमारे को उस टाइम पीरियड के आर्ट के बारे में, कला के बारे में पता लगता है, स्थापत्य के बारे में पता लगता है। और उसके ऊपर जो लेख है उससे हमारे को उस टाइम पीरियड के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, उनके जो धर्म के बारे में उनके विचार है उसकी जानकारी मिलती है। अब हम आते हैं चैत्य और विहार। चैत्य और विहार क्या होते हैं? जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते थे वो जहाँ पर बैठकर चिंतन मनन करते थे उनको हम चैत्य कहते हैं। जहाँ पर वो रहा करते थे उनको हम विहार कहते हैं। ये चैत्य विहार भी हमारे को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मिलते हैं। तो इससे भी हमारे को उस टाइम पीरियड की जानकारी मिल सकती है, न सिर्फ बौद्ध धर्म की बल्कि उस टाइम पीरियड का जो वातावरण है, उस समय जो धार्मिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, उसकी भी जानकारी हमको मिलती है। अब हम आते हैं इसके बाद सिक्कों के ऊपर। सिक्के अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुरातात्विक स्रोत है। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, समुद्रगुप्त प्राचीन काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा, गुप्त साम्राज्य के सम्राट। और समुद्रगुप्त जो थे उनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। और समुद्रगुप्त ने उस टाइम पीरियड में पूरे भारत में जो विजय हासिल की उसकी जानकारी हमारे को हरिशेन प्रशस्ति, आपको ध्यान हो तो मैंने साहित्यिक स्रोत में बताया था कि इलाहाबाद में एक स्तंभ है जो अशोक का है, जिसके ऊपर हरिशेन ने ये प्रशस्ति लिखी थी। समुद्रगुप्त की पूरी जीवनी, उसकी जो विजय है उसके बारे में जानकारी हमको मिलती है। तो ये जो इलाहाबाद स्तंभ है इससे भी हमारे को उस टाइम पीरियड की जानकारी मिलती है। खैर, मैं आपको जो पॉइंट बता रही थी कि समुद्रगुप्त जो है उसकी हमारे को सिक्कों से कैसे जानकारी मिलती है। हमें उसको समुद्रगुप्त का एक सिक्का मिला है जिसमें वीणा प्रकार का सिक्का कहते हैं उसे, जिसमें वो उनको वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। अब इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? इससे कुछ पॉइंट्स जो बाहर निकल के आते हैं कि समुद्रगुप्त जो है वो वीणा वादन पसंद करता था, उसकी संगीत में रुचि थी। उसके द्वारा ऐसा सिक्का चलाया गया है जिसमें उसको वीणा दिखाते हुए बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये एग्जाम्पल है जो हमारे को उस टाइम पीरियड के बारे में इस तरह से सिक्कों से हम ये जानकारी निकाल सकते हैं। सिक्कों के ऊपर अगर आप आज का भी कोई सिक्का देखें तो उस पर देखेंगे, उस पर डेट होती है, तो हमारे को उस टाइम पीरियड का सन पता लग सकता है। हमारे को जो आकृति उसके ऊपर बनाई गई है उससे जिस टाइम पीरियड का हुआ है उससे ये पता लगता है कि अगर वो आकृति किसी देवता से रिलेटेड है तो उस राजा कौन से धर्म को पूजता था या किस धर्म को मानता था वो हम पता कर सकते हैं। अगर वो आकृति किसी ऐसी चीज़ से संबंधित है जैसे शिकार से संबंधित है या किसी वो कोई शस्त्र या अस्त्र उसमें दिखाया गया है या राजा को सवार धनुष लेते हुए दिखाया गया है तो हमारे को राजा के उस दृष्टिकोण के बारे में पता लगता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे को सिक्कों के द्वारा पता लगते हैं। सिक्का किस चीज़ का बना हुआ है इससे उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोने के सिक्के हमारे को किसी वंश के ज़्यादा मिले हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही होगी, तभी राजा द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए। अगर हमारे को सिक्के चांदी के ज़्यादा मिलते हैं तो शायद आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कम रही होगी, मतलब थोड़ी ठीक रही होगी, इससे चांदी के सिक्के ज़्यादा मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं सिक्कों की बनावट से, सिक्कों के मटेरियल से। इसके अलावा हमारे को कुछ ऐसे सिक्के और ऐसे मिले जिसमें कुछ राजा की आकृति हमको मिलती है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कनिष्क का। कनिष्क की आकृतियाँ हमारे को उसके सिक्कों पर मिलती है। कुषाण वंश का राजा था कनिष्क और उसमें उसको लंबा सा चोगा पहना हुआ दिखाया गया है। तो हमको ये पता लगता है कि कनिष्क का रहन सहन कैसा था, वो किस तरह की पोशाक पहनता था। ये सारी जानकारी हमारे को उसके सिक्कों से मिलती है। तो सिक्के हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं
फेरबदल नहीं किया जा सकता। अगर सिक्कों में किसी उसके अंकन में कोई फेरबदल करेंगे, कोई सन बदलने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता है कि उसमें सिक्कों के ऊपर किसी तरह की छेड़छाड़ करने से उसके ऊपर जो उसके इंस्क्रिप्शन से खराब बनाएंगे। तो इसलिए सिक्कों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती, इसीलिए सिक्के हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्रोत माने जाते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों में ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि ये सारे हमारे सोर्सेज हैं जिनसे हम उस टाइम पीरियड की जानकारी